अब ये हमारा अध्याय 4 है। तो हमने आज के क्लास में एक अध्याय कवर कर लिया है और आज की क्लास में हम अपने अध्याय 4 को हम कवर करने चल रहे हैं। तो मुगल साम्राज्य इसको हम पढ़ेंगे ना। तो इससे पहले इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य, तो हमने इसमें तीसरा चैप्टर कवर कर लिया है और जो हमारा चौथा चैप्टर है मुगल साम्राज्य, इसको हम पढ़ेंगे। मुगल का क्या साम्राज्य रहा है उसके बारे में। तो मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, भारतीय उपमहाद्वीप है, तो भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं और शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोगों की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग तरह के लोग जो रह रहे हैं, उस पर शासन कर पाना एक तरह से कठिन बताया गया है इसमें। इस शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत, जो पहले जो शासन रहे उनके विपरीत में देखते हैं कि उनके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। आपको बताया है 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से, 16वीं सदी है उसके उत्तरार्ध से ना, इन्होंने दिल्ली आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद की बात कर रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली से और आगरा से अपने राज्य का क्या किया, विस्तार किया। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया ना। तो संपूर्ण महाद्वीप पर उन्होंने 17वीं शताब्दी में लगभग पूरी तरह से ये महाद्वीप पर ये अधिकार प्राप्त कर चुके थे। ये इसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, शासन संबंधी जो विचार थे है ना, प्रशासन के ढांचे के जो विचार थे उनको लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। जो उनके विचार थे, उनके विचार जो हैं वो राज्य के पतन होने के बाद भी टिके हुए हैं। वो ये बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी। क्या थी? ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। वो उस तरह की उनकी राजनीति थी। तो वहाँ के आने वाले जो शासक थे वो भी उससे परिचित थे। अब देखेंगे कि आज के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान, कौन सा निवास स्थान? दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं, क्योंकि ये भी उनसे अछूते नहीं है। ये भी उनकी राजनीति को जानते हैं, इसलिए इनके बारे में यहाँ बताया गया है। अब ये लाल किला आप देखेंगे चित्र में, ये लाल किला है, तो आप देखेंगे तो यहाँ से प्रधानमंत्री क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ये यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं मुगल कौन थे, है ना। अब मुगल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। कौन? तो जो महान शासक थे उनके ये वंशज थे। माता की ओर से अगर हम देखें, है ना, माता अलग वंशज से थी। तो माता का वंश क्या था वो देखेंगे कि माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1227 में हुई थी, के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु कब हुई थी, 1404 ईस्वी में हुई थी, के वंशज थे। तो महान वंशज के बारे में उन्होंने बताया गया है।
परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल अब ये नहीं कहते थे हम कि आप हमें मुगल कहो या मंगोल कहो, ये शब्द कहलवाना ये पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां, उनकी यादें हैं, सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंध थी, इसलिए उन्होंने, उनकी जो यादें हैं, सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार किया था। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। अब देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे कि मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। तैमूर के वंशज होने का क्या करते, गर्व करते थे कि हम हमें आप तैमूर वंश से संबोधित कीजिए। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था, इसलिए इसलिए इससे ये क्या करते थे, गर्व की बात, अनुभूति महसूस करते थे। तो ये नहीं चाहते थे कि आप हमको मंगोल कहिए, ये चाहते थे कि हमें तैमूर के वंशज के बारे में उनसे हमको संबोधित कीजिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। चित्र में आप देखेंगे कि तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र इसमें दिखाया गया है कि लघु चित्र 1702-12। मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र, ये चित्र दिखाए गए हैं ना। मध्य में कौन है ये, मध्य में तैमूर, ये तैमूर दिखाए गए इसमें, और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह, उसकी दाहिनी तरफ उसका पुत्र मीरन शाह, इनकी बात देखेंगे। और दाहिने हाथ की तरफ की बात कर रहे हैं। मीरन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा, अबू सैद कौन, बाबर के दादा, तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। उन्होंने दाएं बाएं की तरफ इनके जो बारे में बताया गया है, तो देखेंगे बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता हैं। तैमूर की दाहिनी और तीसरे चौथे, तैमूर के जो दाहिना हाथ है उसकी जो तीसरे चौथे, यानी कि तीसरे चौथे और ये पांचवे हो जाएंगे, ये दाहिनी तरफ, ये बताया गया है कि तीसरे चौथे और पांचवे व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है। उसकी दाई और उसकी उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब है। ये हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब, इनको उन्होंने बता दिया। इन चित्रों को आप थोड़ा देख लेंगे। आगे चलते हैं हम। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया, चित्र बना करके उन्होंने अपनी वंशावली को दिखाया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाना उचित समझा, है ना। चित्र आप देखेंगे जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो तैमूर और मुगल के जो समूह उसमें क्या करता है, तस्वीर को दिखाया गया है। तो उन्होंने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया था, यानी फोटो लिया था। तो मुगल सैन्य अभियान के हम जो मुगल सैन्य अभियान है हम उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनके कौन कौन से अभियान थे वो हम देखेंगे। कि प्रथम मुगल शासक बाबर कौन था, जो प्रथम मुगल शासक जो बाबर था, जो 1526 से लेके 1530 का जो उसका समय है, जो टाइम पीरियड है शासन करने का, तो प्रथम मुगल जो शासक बाबर ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तो उसकी उम्र कितनी थी, केवल 12 वर्ष की थी। जब 1494 में फरघाना राज्य का जो उत्तराधिकारी जो प्राप्त किया था, है ना, तो उनकी उम्र कितनी थी, केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा, कौन सी दूसरी शाखा, उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। क्या करनी पड़ी, उसे अपने पिता की जो पैतृक गद्दी थी उसको छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद, मतलब कई समय तक भटका, तो उस कई समय के भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। मतलब कई दिन भटके, उसके बाद 1504 ईस्वी में उन्होंने काबुल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, इसको इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। 1526 ईस्वी में बाबर ने
इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया, वो इसमें बात कही गई है। दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया, किसको? दिल्ली को और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, किसने? बाबर ने। तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियान है, उनको हम देखेंगे, है ना। तो तालिका एक में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है, इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे या पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? देखते हैं। उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता के लिए तत्कालिक खतरा थे। कौन थे? अफगान। किसके लिए? मुगल सत्ता के लिए। क्या थे? तत्कालिक खतरा थे मुगलों और अहोम, जो हम जिनको हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे, है ना। अहोम को, सिखों को अध्याय 8 में पढ़ेंगे और 10 में पढ़ेंगे। मेवाड़ और मारवाड़ को अध्याय 9 में पढ़ेंगे। किस संबंध पर भी गौर करेंगे, है? गौर करें। साफविद सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था, ये भी पता करेंगे। तो क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा, ना, गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया, इसके बारे में भी देखेंगे। तो ये चित्र 3 देखेंगे आप। क्या है इसमें? कि मुगल फौज अभियान है। ये मुगल क्या है? मुगल की जो फौज है वो किस पर है? अभियान पर दिखाई गई है। मुगल की जो फौज है ये हाथियों पर बैठे हैं, है ना, घोड़ों पर सवार हैं, हाथों में अपने अस्त्र लिए हुए हैं, औजार लिए हुए हैं, क्या ये अभियान पर है? किसकी? मुगल की फौज। अब हम चित्र इसको देखेंगे, जो चित्र नंबर 4 है इसको देखेंगे। इसमें क्या है कि 16वीं शताब्दी के युद्धों में, ये थोड़ा इंपोर्टेंट बात है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको, थोड़ा ध्यान देंगे। और यहाँ से क्वेश्चन साथ पूछ लिया गया है, आप पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन, और आगे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इस 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। कब? 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। किसने किया था? बाबर ने। कब? पानीपत की पहली लड़ाई में। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी उसमें इन्होंने गोला बारूद का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया था। देखेंगे इस चित्र 4 में गोला बारूद का जो इसमें यूज कर रहे हैं, आपको दिखाया गया है। अब इसमें जो तालिका दी है उसको हम पढ़ लेते हैं। तालिका 1 यानी कि मुगल सम्राट। तो मुगल सम्राट के बारे में पढ़ेंगे हम, तो इनके प्रमुख अभियान और घटनाएं क्या हैं उनको जानेंगे। तो बाबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, दिया है इसमें कि बाबर 1526 से लेके 1530 के बीच में इनका जो शासन का जो समय है वो रहा है। हाँ, कितना? 1526 से लेके 1530 में। तो 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। किसको हराया? इब्राहिम लोदी और इनके जो अफगान समर्थक थे उनको हराया था। इसने? बाबर ने, है ना, 1526 में। 1527 में हानुआ में राणा सांगा राजपूत राजा और उनके समर्थकों को हराया। ये तो थोड़ी फैक्चुअल बात है ना। तो 1527 में खानवा में राणा सांगा और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। 1528 में चंदेरी में जो राजपूत थे उनको क्या किया? हरा दिया। तो अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया इन्होंने, बाबर ने, अपनी मृत्यु से पहले। अब बाबर के बाद आते हैं इसमें हुमायूं। हुमायूं को देखेंगे तो इनका जो पीरियड है, शासन पीरियड, 1530 से लेकर 1540 तक रहा है। इसके बाद 1 साल के लिए और रहा है। कब? 1555 से लेकर 1556। तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। किसने? हुमायूं ने। अपने जो पिता की वसीयत थी उसका क्या किया? बंटवारा किया।
तो वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। प्रत्येक भाई को क्या मिला? एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान उसके भाई जो मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी, क्या हुआ? उसके जो प्रतिद्वंदी थे उसके सामने क्या पड़ गया? वो फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। इसने शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा के युद्ध में, और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। आगे देखेंगे, इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। इसमें जो पराजय हुई थी, इस वजह से वो ईरान की तरफ भाग गया। अपने बचाव के लिए क्या किया उसने? वो ईरान की तरफ भाग गया। नंबर 2 इसमें देखेंगे कि ईरान में हुमायूं ने सफाविंद शाह की मदद ली। हुमायूं ने ईरान में सफाविंद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसकी, हुमायूं की। तो अब अकबर के बारे में थोड़ा देखेंगे, अकबर क्या बताते हैं इसमें, है ना? तो अकबर, इनका जो शासन का जो समय रहा है, वो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी का रहा है अकबर का। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना। देख लीजिए, 13 वर्ष की जो अल्पायु में कौन? अकबर सम्राट बन गया। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित कर दिया गया। देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसमें दिए गए हैं, तो हम इसमें पहले नंबर 1 को पढ़ेंगे कि 1556 और 1570 के मध्य 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। पहले चरण में उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। जो इनके विद्रोह थे, इन विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया इसने? सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया अकबर ने। नंबर 2 देखेंगे, 1570 और 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। क्या हुए? गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए, और जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। इन विद्रोह ने क्या कर दिया? इसको और जटिल कर दिया, कठिन बना दिया। नंबर 3 देखेंगे कि 1585 के मध्य 1585 और 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। 85 से लेके 1605 के मध्य लगभग 20 साल के समय की बात हो रही है। उसमें क्या हुआ? अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। क्या हुआ? उत्तर और पश्चिम में बीच का जो दिशा है, उसमें क्या हुआ? अभियान चलाए गए। सफाविदों को हराकर सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया, और कश्मीर को भी उन्होंने जोड़ लिया। आगे देखेंगे, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई, और बरार खानादेश बरार खानदेश, अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। इन्होंने 20 साल में जो अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया, उसकी चर्चा इसमें की जा रही है। अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। अकबर के बारे में हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर का जो शासन समय है, वो कितना है?
1605 से लेकर 1627 जहांगीर का समय है। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। किसके अभियानों को? अकबर के सैन्य अभियानों को जहांगीर ने आगे बढ़ाया। मेवाड़ के ससोदियों शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और इसके बाद सिखों अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो कैसे थे, जो पूर्णतः सफल नहीं हो पाए। आगे इसमें देखेंगे कि जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में, जहांगीर का जो शासन है उसके अंतिम वर्षों में क्या हुआ? राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, इसने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो क्या हुआ? असफल रही वो। इसके आगे अगले जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शाहजहां। कौन? शाहजहां। तो शाहजहां का समय है 1627 से लेकर 1658। ये शाहजहां है ना? आप देख सकते हैं शाहजहां को। दक्कन में शाहजहां का अभियान जारी रहे, है ना? दक्कन में शाहजहां का अभियान जारी रहे। अफगान अबजाद खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। आगे क्या हुआ? अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ, फिर जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। एक एक बात को कितनी इसमें गहराई से लिख दिया है, सरल शब्दों में आपको समझाने के लिए, क्योंकि क्लास 7th का जो बच्चा होता है उसको समझाने के लिए उसने एक एक बात को बड़े गहराई से, बड़े सरल शब्दों में विस्तार से लिख दिया है। वही तो हमें पढ़ना है। ठीक है। तो क्या हुआ? अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ, जो क्या हुआ? असफल रहा। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया, लेकिन 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। आगे देखेंगे कि 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच, किसके बीच? शाहजहां के पुत्रों के बीच 1657-58 में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हुआ। शाहजहां के पुत्रों के बीच 1657-58 में क्या हुआ? उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और जो बच्चे जो भाई थे उनके, और दारा सिखो समेत उसके 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां, जो शाहजहां है ना, शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। ये इसमें बात आपको बताई गई है। इनके बाद जो अगले नेक्स्ट जो शासक हैं औरंगजेब, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो औरंगजेब है ये, जिनका समय है कितना? 1658 से लेकर 1707 ईस्वी के बीच का जो समय है वो इसमें बताया गया है। में एक नंबर पर लिखा है कि 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई। किसकी हुई पराजय? अहोमों की। परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। पराजय हुई, लेकिन क्या क्या किया? 1680 में उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया और उत्तर पश्चिम में यूसुफजई सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मतलब सफलता स्थायी नहीं थी, अस्थायी थी। मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीतिक और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप, है ना। आगे देखेंगे कि मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे। तो शिवाजी के विरुद्ध जो मुगल अभियान था, है ना, मराठा सरदार कौन थे? शिवाजी। इनके विरुद्ध मुगल अभियान क्या हुआ? सफल रहा। लेकिन आगे क्या होता है? परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया। औरंगजेब ने क्या किया? शिवाजी का अपमान कर दिया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से वो क्या करे? भाग निकल आए। वो वहां से भाग गए। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध, इसने शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। राजकुमार
अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। नंबर 2 पे लिखा है, देखेंगे। अकबर के विद्रोह के पश्चात अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी ना। अकबर के विद्रोह के पश्चात क्या हुआ? औरंगजेब के दक्कन के शासकों के विरुद्ध क्या भेजी? सेनाएं भेजी। 1685 में क्या हुआ? 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा क्या कर लिया? अपने राज्य में मिला लिया। 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में कौन? दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग करते थे। मराठा कौन सी पद्धति का यूज करते थे? छापामार पद्धति का यूज करते थे। यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा उठा लिया गया यहाँ से। तो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। चित्र ये दिया गया इसमें, ये चित्र है, इसको देखेंगे। ये काबुल है, कांधार है, लाहौर है ये, और ये लाहौर वगैरह ये आज के जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान देश, उसमें है ये। तो काबुल, कांधार, लाहौर, श्रीनगर, कश्मीर जो 1586 में एक समय दिया है, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ये क्षेत्र, और इसमें और क्या है, अजमेर है, चित्तौड़ जो 1568 में इसको जीता था, सिंध हो गया, गुजरात 1572 में, रणथंभौर 1569 में, मालवा 1561 में, इलाहाबाद, पटना 1574 में, और बंगाल 1574 में। और क्या होता है? गोंडवाना उड़ीसा, बरार, ये गोंडवाना इसमें नहीं आ रहा है, और उड़ीसा भी इसमें नहीं आ रहा। हाँ? तो इतने सारे क्षेत्र यहाँ से हम देखेंगे, ये जो हमने आपको ये नाम बताया ना, इतनी एरिया देखेंगे आप। यह अकबर का शासन था। इतने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया था। ये 1605 की है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब उत्तराधिकारी की जो मुगल परंपराएं हैं, हम मुगल परंपराओं को एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो उत्तराधिकार के लिए जो मुगल परंपराएं थी, उनको बारे में हम थोड़ा देख ले रहे हैं, क्या थी। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे। जो ज्येष्ठाधिकार, जो बड़े को जो अधिकार मिलना चाहिए शासन में, शासन पर बैठने का, उसमें क्या करते थे? उसका विश्वास नहीं करते थे। कौन? मुगल। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। किसमें? ज्येष्ठाधिकार के जो नियम था उसमें। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे ना, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पत्रों में कर दिया जाता था। शहदाद का शहदाय शहद जो शहदायाद है, इसका मतलब ये हो गया कि अपने जो उस पिता के जो भी उत्तराधिकारी है, जो 4 लड़के हैं, तो उनके बीच में उनकी सत्ता को 4 क्षेत्रों को चारों में बराबर बांट देना, या बराबर मिलकर शासन करना, ये हो गया शहदायाद। देखिए आप लोग, तो शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो उत्तराधिकार का विभाजन था, जितने पुत्र थे उनके बीच में वो कर दिया जाता था। तालिका 1 में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़ेंगे आप, तो मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर करेंगे, तो आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या शहदायाद, आप देखेंगे। और
राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। तो जो राजपूतों के साथ जो मुगलों की जो शादियां हुई थी, उनके बारे में उन्होंने क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं हम इसको। कि जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। वह अम्बर वर्तमान में जयपुर, अंबर को यहाँ पर वर्तमान में जयपुर के नाम से जाना जाता है ना, अंबर को। तो अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अंबर के जो राजपूत हैं उनके शासक कौन थी, पुत्री थी। कौन, जहांगीर की माँ। ठीक है। शाहजहाँ की माँ के बारे में बताया गया यहाँ पे, शाहजहाँ की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जो जोधपुर को बोलते हैं के राजपूत शासक की पुत्री थी। इनके बारे में उन्होंने बता दिया। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, क्या संबंध है वो देखेंगे। तो मुगलों के जो अन्य शासक थे उनके साथ क्या संबंध रहे, उन संबंधों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। कि तालिका एक को फिर से आप देखेंगे, जो हमने देखी है, फिर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए, है ना। क्या किए, जो शासक थे उनके शासक क्या क्या किए, उनके विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। क्या कर दिया, जिन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। जब मुगल क्या हो गए, जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो जो अन्य जो शासक थे उन्होंने क्या किया, स्वेच्छा से उनकी सत्ता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। आप राजपूतों का उदाहरण देख सकते हैं। क्या, कि अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के, है ना, अनेकों ने जो अनेक जो राजपूत हैं उन्होंने तो मुगल घराने में जो अपनी पुत्रियों का क्या किया, विवाह करके, और वो उच्चतम पद प्राप्त कर लिए थे उन्होंने। इन्होंने राजपूतों ने, उन्हें पता था। क्यों, क्या पता था, कि जो मुगल हैं वो हमसे शक्तिशाली ज्यादा हैं, अगर हम उनसे युद्ध करेंगे तो जान माल की हानि होगी। ये क्या करते थे वो राजपूत, अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे उनके खानदान में किया, और वहां पर जो पद है वो उन उच्चतम पद पर बैठ जाते थे। तो इसी बात को यहाँ पर इन्होंने बताया है। लेकिन बात यह है कि कई लोगों ने इनका विरोध भी किया, है ना। तो परंतु कई लोगों ने इनका विरोध किया, इसको हम पढ़ेंगे और आगे। कि सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। कौन, सिसोदिया। तो सिसोदिया जो राजपूत हैं वो लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, लेकिन जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। जब वो हार गए ना, कौन, सिसोदिया राजपूत, तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान सहित व्यवहार, सम्मान पूर्वक व्यवहार किया उनका, उनके साथ। उन्हें उनकी जागीरें, जागीरें बोलते वतन, और वतन जागीर के रूप में क्या कर दी, वापस कर दी। इनको सिसोदिया राजपूतों को, मुगलों से हार गए थे, है ना। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। इसमें क्या कहे, अनेक जो शासक थे उनके पास, है ना, उनके यहाँ, और जो सरदार थे उन पर क्या कर अपना प्रभाव उन्होंने बढ़ाया, इन्होंने, मुगलों ने। परंतु इस संतुलन संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। क्यों, एक बार फिर तालिका आप देखेंगे, गौर करेंगे कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए, क्या, मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया। क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, उनका अपमान किया। अब देखेंगे इस अपमान का क्या परिणाम हुआ, आप समझ सकते हैं। इसीलिए उनका संतुलन कर पाना क्या कठिन था। मनसबदार और जागीरदार जानेंगे आप लोग, है ना। तो मनसबदार और जागीरदार इसको हम देखेंगे। इससे पहले मैं आपसे फिर कहूंगा कि आपकी संस्था नंदिनी आईएएस आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। ये सब आप लोगों के लिए ही है, और आपका सहयोग हमारे साथ रहे इसके लिए आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब और आपका शेयर में उत्साहित करता है पढ़ाने के लिए। और संस्थान को, जो आपका जो लक्ष्य यूपीएससी 2025 बैच है, और जो आपकी यूपीएससी की जो आईएएस की प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई 2025 है की डेट है, उसको ध्यान में रख करके ये संस्थान आपके लिए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है।
आपका इतना फर्ज तो बनता है, इसे शेयर जरूर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करवाएं और करें। और हमने कहा है कि आप अपने साथ थोड़ा पानी आनी रखेंगे, है ना? तो आगे देखते हैं इसमें। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, क्या हुआ? साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। भाई, साम्राज्य में जो विभिन्न तरह के क्षेत्र शामिल होंगे और मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में जब नियुक्त किया, तो क्षेत्र, हर क्षेत्र अलग अलग समूह, अलग अलग समाज से है, अलग अलग क्षेत्र अलग जगह पर है, तो उनके हिसाब से उन्होंने अपने नियुक्तियों में उन समूह के लोगों को भी नियुक्त करना शुरू किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार कौन थे? सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में इनको ईरानियों को, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूह को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। कौन? तो मुगलों की जो सेवा में जो आने वाले नौकरशाह थे, मुगलों की सेवा में जो आने वाले नौकरशाह हैं, उनको क्या कहा? मनसबदार कहा। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। यहाँ से सीधे सीधे शब्द उठा लिए जाते हैं आपकी एग्जाम में, और आपने अगर पढ़े नहीं है तो हवा भी नहीं लगती, पढ़े तो कोई बात ही नहीं, फिर तो आप कर ही ले जाएंगे। इसलिए जहाँ बात गंभीर हो वहाँ अधिक ध्यान दें। ध्यान तो पूरी क्लास में आपको देना ही देना है ना? तो वही तो है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था, कैसे व्यक्तियों के लिए होता था? जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। क्या मिलता था? मनसब यानी सरकारी हैसियत या सरकारी पद मिलता था, उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें मनसबदार बोलते थे। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। इनके द्वारा, मुगलों द्वारा, तो मुगलों द्वारा चलाई गई क्या थी? ये श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद को, उनके वेतन को, और जो उनके उत्तरदायित्व थे उनको क्या किया जाता था? निर्धारित किया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। किसकी संख्या पर? जात, है ना? जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। जिसके पास जितने जात हैं उसकी प्रतिष्ठा दरबार में उतनी ही अधिक है ना? और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। अब थोड़ा हम जात देखेंगे क्या है। ठीक, देखो, 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। मतलब जिसके पास जितने जात अधिक है उसका दर्जा अधिक है, और उसका वेतन भी अधिक है, और उसका सम्मान भी उतना ही अधिक है ना? तो अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे, यानी नौकरशाह थे, जो 5,000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई? 79, 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? आगे देखेंगे। क्या? जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, जो मनसबदार थे, जो नौकरशाह थे, उनको जो भी सैन्य उत्तरदायित्व सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे, है ना? इसको थोड़ा और देख लेते हैं। क्या? कि मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। क्या करते थे? मनसबदार अपने सवारों को किसके लिए? निरीक्षण के लिए लाते थे, ना? सवारों को। ना? वे अपने सैनिकों को, जो उनके सैनिक थे मनसबदारों के, तो वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, पर निशान पर लगवाते थे, थप्पा लगवाते थे उन पे, सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। जो सैनिक थे उनका क्या होता था? पंजीकरण होता था। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ये जो कार्रवाई है इनके होने के बाद ही सैनिकों को क्या मिलता था? वेतन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। मनसबदार जो अपना वेतन कहां से पाते थे?
तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली जो भूमि है ना, भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन एकताओं के समान थी। किसके समान थी? एकताओं के समान थी। परंतु परंतु में क्या है, आगे देखते हैं। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। हाँ? जो मनसबदार हैं, जो मुक्तियों से भिन्न हैं, वो अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, और ना ही उन पर प्रशंसा करते थे। तो क्या करते थे? उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। क्या करते थे? उनकी जागीर थी, उनसे वो केवल राजस्व ही एकत्रित करते थे, और वो राजस्व इकट्ठा करने का इनके पास क्या था? अधिकार था। किनको? मनसबदारों को। यह राजस्व उनके नौकर, इनके लिए उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे। ये राजस्व जो उनके मनसबदार के जो नौकर थे, वो उसको एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। है ना? वो किसी अन्य देश के भाग, जो देश का जो अन्य भाग है, वहां वो सेवा देते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था। अकबर की जो शासनकाल था, शासनकाल में जो जागीर थे, इनका सावधानी पूर्वक क्या करते थे? आकलन करते थे, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। किसके रहे? मनसबदार का जो वेतन है, ये क्या रहे? तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। क्या हुई? औरंगजेब का जो शासनकाल था, है ना, तो औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो राजस्व प्राप्त था होता था, वो मनसबदार का जो वेतन था, उससे कम होने लगा। है ना? तो फिर आगे क्या हुआ? मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई थी। जो मनसबदार थे, उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी, उनके वेतन के लिए पैसा अधिक चाहिए, उतना वेतन नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। हाँ? तो इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। क्या हो गई? जागीरों की संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। है ना? क्या करते थे? जितना राजस्व वसूल कर सके उतना कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चित्र 5 में अपने सवालों के साथ एक मनसबदार अभियान पर देखेंगे ना। चित्र 6 में शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, जहां जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए और एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए इसमें दिखाया गया है। ये देखेंगे, ये रिश्वत ले रहे हैं इनसे, इनसे ये रिश्वत ले रहे हैं, और इनसे जो राजस्व इकट्ठा करना चाह रहे हैं, देखो कैसे इनकी पिटाई कर रहे हैं इन किसानों की डंडों से। खड़ी पकड़े हाथ में ये। ये मनसबदार हैं, ये अपने अभियान पर जा रहे हैं सैनिकों के साथ। चित्र दिखाया गया है। अब हम इसको जब्त और जमींदार इसको पढ़ेंगे ना। जब्त और जमींदार पढ़ेंगे। क्या है इसमें? कि मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। ये मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन था। जो किसानों की जो उपज से जो भी राजस्व मिलता था, उस पर ये निर्भर था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अधिकतर किसान जो भी ग्रामीण जो कुलीन यानी कि जैसे कि मुखिया हो गए या स्थानीय जो सरदार हैं, उनके माध्यम से क्या देते थे? ये किसान इनके माध्यम से राजस्व देते थे।
समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द क्या जमींदार का प्रयोग करते थे। चाहे वो स्थानीय ग्राम का मुखिया हो, है ना, गांव का मुखिया हो, चाहे वो शक्तिशाली सरदार हो, है ना, तो उन सब के लिए वो एक ही शब्द यूज करते थे। मुगल क्या करते थे? जमींदार, है ना। तो अकबर के राजस्व मंत्री कौन? टोडरमल। अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा गया है। तो टोडरमल ने 10 साल, जैसे हम 10 साल पद्धति बोलते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, 10 साल जो 1570 से लेके 1580 की कलावधि के लिए कृषि की पैदावार, क्या की कलावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इनकी जो जो टाइम पीरियड है वो कृषि की पैदावार उसका, और उसकी कीमतें और कृषि की भूमि का सावधानी पूर्वक क्या किया? सर्वेक्षण किया, है ना। इन आंकड़ों के आधार पर क्या प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर, जिसे हम टैक्स राजस्व बोलते हैं, निश्चित कर दिया गया। सर्वेक्षण किया, फसल को देखा, जगह देखी, उसी के आधार पर क्या कर दिया? टैक्स निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे, सूबे बोलते हैं प्रांत, सूबे किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं प्रांत को। तो प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक प्रांतों को, प्रत्येक सूबे को जो भी मंडल थे उन मंडल क्षेत्रों में बांट दिया गया ना, राजस्व मंडलों में बांटा गया। और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। क्या कर गई? प्रत्येक की जो फसल थी उसके लिए क्या किया गया? राजस्व दर की जो अलग अलग सूची थी वो उन्होंने बना दी। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। क्या कहा गया? राजस्व प्राप्त करने की जो व्यवस्था थी, जो उन्होंने सूची बनाई, अलग फसल फसल को देख करके निरीक्षण किया, निरीक्षण करके जो सूची बनाई, उससे जो राजस्व एकत्रित करते थे, है ना, तो इस व्यवस्था को क्या कहा? जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी, किन स्थानों पर? जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, ये वहां पे थी, और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। आगे देखेंगे, ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे, इतने इतने शक्तिशाली थे जमींदार, कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की इस स्थिति में विद्रोह का, मतलब इनको विद्रोह कर सकते थे। जो मुगल प्रशासक जो शोषण कर रहे हैं उनके प्रति क्या कर सकते थे? विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। एक ही जाति के जमींदार, एक ही जाति के किसान मिलकर के मुगल सत्ता थी उसके विद्रोह क्या कर देते थे? उसके विरुद्ध विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। देखेंगे आप लोग, तो हमें हर चीज पढ़ने को मिल रही है आपकी एनसीईआरटी में। आपकी जो एनसीईआरटी आपको हर चीज बता रही है। हम एक एक शब्द को पढ़ते जा रहे हैं ना? तो अकबरनामा और आईन अकबर, इसको हम देखेंगे, ये चित्र आप देख लीजिए, है ना। अबुल फजल अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, अकबर है या अबुल फजल है, तो अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर का चित्र इसमें दिखाया गया है। आप इसे देखेंगे और इसे हम पढ़ेंगे क्या, कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल, अकबर का जो करीबी मित्र था कौन? अबुल फजल, है ना, करीबी मित्र अबुल फजल और दरबारी को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। उसका जो शासनकाल है उसके बाद उसका इतिहास लिखने के लिए ये आदेश दिया था अबुल फजल को। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। जिल्द का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिल्द क्या होते हैं। तो 3 जिल्दों में लिखा, और इसका शीर्षक है कि अकबरनामा ना। इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और जिसका जो शीर्षक क्या है? अकबरनामा। तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। तो
तो पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ आप ध्यान दीजिए। हम आपको हर चीज पढ़ा रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। क्या करती है दूसरी जो है वो क्या करती है, अकबर के शासनकाल की घटनाएं उनका क्या करती है, विवरण देती है। तीसरी जिल्द क्या है कि आईन अकबरी है। जो तीसरी जिल्द है वो क्या है, आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, इस तरह प्रशासन चलाते थे कि घराने, उनके सेना, उनके राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। साम्राज्य का किस तरह की भौगोलिक स्थिति थी उसके बारे में इसमें क्या मिलता है, उसका ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, है ना, समकालीन भारत के जो भी लोगों की परंपराएं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है अकबरनामा में। तृतीय चरण उसमें आईन अकबरी का ये आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, है ना, चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। तो आगे देखेंगे कि अकबर की नीतियां क्या है। नजदीक से एक नजर देख लेते हैं हम इसको, है ना, अकबर की नीतियों को। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे। प्रशासन के जो मुख्य लक्षण थे, है ना, जो मुख्य अभिलक्षण थे, ये अकबर ने निर्धारित कर दिए थे। और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा, विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था। इसके अनुसार, अबुल फजल के अनुसार जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें सूबा कहा जाता था। किसे सूबा, किसको, प्रांत को, है ना। और सूबों के प्रशासक क्या कहलाते थे, सूबेदार कहलाते थे। सूबा के जो प्रशासक हैं, जो प्रशासनिक कार्य करते हैं, देखभाल करते हैं, वो क्या कहलाते थे, सूबेदार कहलाते थे। जो राजनीतिक और कौन सा, सैनिक, दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। कौन, सूबेदार। सूबा प्रांत, प्रांत का प्रशासक अधिकारी, जो सैनिक और राजनीतिक दोनों कार्य करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था। क्या होता था, प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था, जो दीवान कहलाता था। हाँ, क्या कहलाता था, दीवान। कौन, वित्तीय अधिकारी प्रत्येक प्रांत में, जिसे क्या कहा गया, जैसे दीवान कहा गया। और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों, इसको सूबेदारों को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था। देखेंगे अब लोग, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकार। बख्शी किसके बोलते हैं, बख्शी बोलते हैं सैनिक वेतन, वेतनाधिकारी है, जो सैनिक को वेतन देता है, बख्शी। सदर किसको बोलते हैं, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, सदर बोलते हैं, है ना। फौजदार, सेना नायक, और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, इनका इनका सहारा लेता था। तो जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। आप थोड़ा से देखेंगे, ये जो लेखन कला है उसको आप देखेंगे, है ना। क्या ये नूरजहां का फरमान है। क्या ये नूरजहां का ये फरमान है। तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। किसने, मेहरुनिसा ने। कब किया था, 1611 में जहांगीर से विवाह किया। और उसे नूरजहां का खिताब मिला। किसका, नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। किसके प्रति रही, जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही। कौन, नूरजहां। और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के क्या किए, जारी किए, जिनमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे।
सिक्के के दो पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ पर यानी एक तरफ उसके स्वयं के क्या थे, खिताब उत्कीर्ण थे, और दूसरी दूसरी तरफ यह वाक्य लिखा था, क्या लिखा था कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ, तो ये दोनों पृष्ठ सिक्के के इस तरह से उकेरे गए थे। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है, ये वाला, ये है ना। तो फरमान है या फरमान आदेश है। चौक और मोहर बताती है क्या, कि उदात्त दांत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश, है ना। और गोल मोहर क्या बताती है, गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। इस इसमें बताया गया है। आगे देखेंगे कि अकबर के अभिजात, है ना। अकबर के अभिजात क्या है, तो अकबर के अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे। सेना, बड़ी सेना का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। कौन, अकबर के अभिजात, है ना, अकबर के अभिजात। जब तक वे वफादार रहे, साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। अकबर के जो साम्राज्य का जो कार्य था वो सफलतापूर्वक चलता रहा, कब तक, जब तक वो वफादार रहे तब तक, ना। साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए। 17वीं सदी के अंत तक क्या हुआ, कई जो अभिजात थे उन्होंने अपने स्वतंत्र ताने बाने, अपनी स्वतंत्र नीतियां बना ली। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। साम्राज्य के प्रति जो उनकी वफादारी थी, उनके निजी हित के कारण, निजी लाभ के कारण क्या पड़ गई, उनकी वफादारी कमजोर हो गई साम्राज्य के प्रति। तो इसमें कहा गया है, मतान्धता के मतान्धता इसमें दिखाया गया है। इसको हम जान लेते हैं क्या है मतान्धता। ऐसी व्याख्या या कथन जिससे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाए। जैसा कहा कहा कहें वैसा मान ले, कोई सवाल ना करें, कोई जवाब ना करें, वो इसे मतान्धता का मतलब बताया गया है। 1517 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, कब, 1517 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट यानी पादरियों, जो रोमन कैथोलिक थे उनको पादरी बोला गया है ना, तो पादरियों और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामले पर चर्चा शुरू की, ना? इसने, अकबर ने। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई, कहाँ हुई थी, इबादत खाना में हुई थी। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों, अकबर की जो रुचि थी कैसी थी, विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीत रिवाजों में थी। जैसा जिस मतलब हर धर्म को मानने वाले में, हर तरह के रीत रिवाजों को अपनाने वाले में उनकी रुचि थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीत और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। क्या करते हैं, कैसे होते हैं वो, जो मतान्धता पर जो बल देते हैं वो कैसे होते हैं, अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस्य पैदा करती हैं। ठीक, शिक्षा, ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल, किसको, सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सुलह ए कुल का मतलब हो गया सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। सहिष्णुता की जो ये धारणा थी, ये विभिन्न धर्मों के जो अनुयायी थे उनमें अंतर नहीं करती थी। तो, तो मतलब भेदभाव नहीं था, ये कहने का मतलब ये है। अब तो इससे आगे देखेंगे, इसका केंद्र बिंदु बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी, है ना, सर्वत्र लागू की जा सकती थी। और चित्र ये दिखाया गया है कि इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करते हुए, है ना, ये अकबर है, इबादत खाना है ना। तो इबादत खाना में अकबर जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं उनसे क्या कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसमें दिखाया गया है, और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था।
इस पता सच्चाई पर, न्याय और शांति पर बल दिया गया था, है ना। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की, है ना, अबुल फजल ने। तो शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। किसने अपनाया? जहांगीर ने भी अपनाया था और शाहजहां ने भी अपनाया था। अकबर की जो इस सिद्धांत थी, है ना, जो सिद्धांत था अकबर का, जो मदद करने का, शासन व्यवस्था का जो सिद्धांत था अकबर का, वो जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। तो सुलह ए कुल थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। सुलह ए कुल, है ना। अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। सुलह कुल की जो नीति है उनके पुत्र की, जहांगीर ने, है ना, जहांगीर ने इस प्रकार का वर्णन किया क्या? ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। क्या क्या? ईश्वर की जो अनुकंपा की विस्तृत आंचल है, उसमें क्या है कि सभी वर्ग हो और सभी धर्म की जो अनुयायी हैं, उनके लिए क्या है? एक जगह है। इसीलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। इनकी भी जगह थी ना, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के जो अच्छे बुरे विचारक थे, इनके लिए भी जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, है ना। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। जो सुन्नी और शिया जो थे, वो क्या होते थे? एक ही उसमें इकट्ठे होते थे, एक ही जगह पर। और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सुलह कुल, तो सुलह कुल का मतलब क्या है? सार्वत्रिक शांति, सब लोगों की शांति के सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात का जो मुगल साम्राज्य, उसके बारे में हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। क्या है कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप, जो मुगल साम्राज्य की जो प्रशासनिक और सैनिक कुशलता है, इसके फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई है। किसमें? आर्थिक में और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया है, विदेशी यात्रियों ने वैसे भी इस देश को धनी देश बताया है, जैसे कि जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। वैसे जैसे किस्सा कहानियों में सुना है, वैसे ही विदेशी लोगों ने इसको क्या बताया? धनी देश बताया है। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गया। जो ये जो यात्री है, यहाँ पे मिलने वाली जो दरिद्रता है, उसको देखकर कैसा हो गया? विस्मित हो गया, मतलब चंकित रह गया, विचार में पड़ गया कि सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती हैं। कितनी सामाजिक असमानताएं, ये देख करके ये कैसा हो गया? विस्मित रह गया विदेशी यात्री। वैसे तो धनी देश है ये। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है, शाहजहां के शासनकाल का जो 20वें वर्ष का जो दस्तावेज दस्तावेज है, उससे हमें क्या पता चलता है? ऐसे मनसबदार, ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल कैसे कितने? 8,000 में से 445 ही थे। 8,000 में से कितने थे? 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या कितनी? कुल मनसबदारों की छोटी संख्या कितनी? 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का, साम्राज्य का जो भी अनुमानित राजस्व है, उसका कितना? 61.5%। ये बहुत हो गया। 61.5% स्वयं उनके उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। बताइए, 5.6%, है ना। मनसबदारों की संख्या इतनी है, कितना? 5.6%। और उनके साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का कितना? 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दे दिया जाता था। इतना इतना बड़ा खर्चा, आप अनुमान लगा सकते हैं।
मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। तो मुगल सम्राट है ना, मुगल सम्राट और मनसबदार जो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था। कैसे लाभ होता था देखेंगे, क्योंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे इसलिए। परंतु परंतु क्या है, परंतु राजस्व का भार इतना था, टैक्स इतना लगता था कि प्राथमिक उत्पादकों, तो किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत धन कम पड़ जाता था, धन बहुत कम बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे वो क्या करते थे, वो मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे, तो गरीब थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में जो अपनी उत्पादन शक्ति अपनी जमीन की, वो संसाधन जो औजार हैं है ना, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात भी नहीं सोच पाते थे। इतना उनके पास टैक्स चला जाता था, उनके पास उतना पैसा बचता ही नहीं था। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान कौन, जो ज्यादा धनी किसान है वो, उस शिल्पकार के जो समूह है वो, और व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। ये किसान हो गए, शिल्पकारों का समूह हो गया, व्यापारी हो गया, जो महाजन थे क्या करते, यही ज्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन, जो मुगलों के जो कुलीन वर्ग है ना, उनके हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। जो मुगल कुलीन वर्ग थे उनमें बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक संसाधन है, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। 17वीं सदी के जो अंतिम वर्ष थे उनमें क्या हो गए, अधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, मुगल सम्राट की जो सत्ता है जैसे जैसे पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। आगे देखेंगे, इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, तो क्या किए, कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया ना। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। कब, 18वीं शताब्दी तक। इनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे ना? तो आज की क्लास में हमने अध्याय 4 को भी फिनिश कर दिया है ना। तो जो अनंतर जो भाग है, इसके अलावा दुनिया में और क्या कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, उसका हम केवल पढ़ ही लेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखेंगे कि राजा और रानियां, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे ना? इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान, जो 1520 से लेकर 1566 का समय है, वो शामिल है। उसके राज में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया। किसको, हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। आगे देखेंगे, उसकी फौज ने बगदाद और इराक भी हत्या लिया, उसकी फौज ने बगदाद और इराक को भी हत्या लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी ना, स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी यानी विधि निर्माता का खिताब दिया गया, देखेंगे, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए ना। इन नियमों का लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। ये था इनका मतलब। और आगे चलकर आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ,
तो क्या हुआ? तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। तो ये आप लोगों को जो प्रत्येक दिन की तरह दिया जाता है ना, जो आप होमवर्क की तरह समझेंगे। और आज की क्लास में हमने चैप्टर यानी अध्याय 4 को भी फिनिश कर दिया। और इसमें 20 शब्द हैं। क्या है 20 शब्द, इनको देखेंगे। मुगल हमने पढ़ लिया, मनसब हमने पढ़ लिया, जागीरदार पढ़ लिया, जात पढ़ लिया, सवार पढ़ चुके हैं हम। और सुलह कुल पढ़ चुके हैं, ज्येष्ठाधिकार पढ़ चुके हैं, सैदात पढ़ चुके हैं, जब्त पढ़ चुके हैं, जमींदार पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, अध्याय होगा,